A very good morning. A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is Pharmacy Act. So this is the chapter which comes under the subject jurisprudence of diploma and bachelor's in pharmacy in both. So the content of this session will be as follows. Like first of all, we will study about the history of Pharmacy Act, कैसे आया Pharmacy Act, then its objective क्या-क्या थे, उद्देश्य, definitions, different definitions comes under this act, the PCI, about the constitution of PCI, about the functions of PCI, that is the Pharmacy Council of India, Provisional Pharmacy Council, registration of the pharmacist कैसे होते हैं, क्या-क्या procedures रहते हैं, then renewal fee, एक बार registration हो जाता है तो उसके बाद renew कैसे करवाना है, then removal of the names from the registers, कैसे अगर गलती से हो जाता है या कोई भी ऐसे circumstances होते हैं तो remove कैसे करते हैं register से names को, then issue of duplicate certificate of registration, at last offences and penalties. So now let's start with the history of pharmacy. In India, there was no restriction to practice the profession of pharmacy before the launch of this act. पहले क्या होता था इंडिया में, कोई भी पर्सन एनरोल हो जाता था इस प्रैक्टिस में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, ठीक है। तो वन कुड प्रैक्टिस दिस प्रोफेशन एज एन एनी अदर प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई भी शॉप खोलनी है, रेशन की खोलनी है, कपड़ों की खोलनी है, ऐसे ही कोई भी फार्मेसी प्रोफेशन में आ जाता था। सो पर्सन्स को क्या होता था कि कोई नॉलेज नहीं होती थी, कोई एजुकेशन नहीं होती थी फार्मेसी से रिलेटेड। सो इस सबको लिमिट करने के लिए पर क्या किया, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आए, जिनके पास एजुकेशन होगी फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी में, सिर्फ और सिर्फ वही लोग ही एनरोल हो सकते हैं इस प्रोफेशन में। So hundred of cases were found by the government wherein the compounding, mixing, dispensing of medicine was being done by the persons who were not adequately educated in this line. ठीक है, बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट के पास आए सामने, उन्होंने देखा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं जो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं मेडिसिन की। सो दिस कॉजिंग ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत हार्म हो रहा है पीपल की हेल्थ को, आम जनता के। एंड इट वाज फाउंड नेसेसरी, तो उस टाइम पे जरूरत लगी कि एक एक्ट आना चाहिए जो रेगुलेट कर सके प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को। सो टू अचीव दिस गोल, तो ये गोल के साथ फार्मेसी बिल लेकर आया 1947 के अंदर, was introduced in the legislature which was later referred to the select the committee. So the recommendation selection committee ने बिल के अंदर डाले और फिर बाद में फार्मेसी एक्ट 1948 में आया। तो लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स एंड एडेप्टेशन ऑर्डर्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले 1950, 1956 फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट आया, 1959, 1976 अमेंडमेंट मींस कुछ कुछ चेंजेस के साथ 1982, एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 1985। मेन ऑब्जेक्टिव जैसे कि अभी आपको बताया, इसमें क्या क्या होंगे, यू कैन राइट टू रिस्टोर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इट्स ड्यू प्लेस इन हेल्थ सर्विसेज में, उसका अच्छा सा एक रोल होना चाहिए। देन रेजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया, जो स्टेटस है इंडिया ने प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का वो रेज करना है। टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रेगुलेट कर सके हम, कोई भी ऐसे पर्सन विदाउट अनड्यू नॉलेज नहीं आ जाए, इस प्रोफेशन कोर्स में एनरोल ना हो पाए। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन, सबको मिले, ट्रेनिंग सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द इंडिया। टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द पर्सन एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी, ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ भी हमें मेंटेन करके रखनी है, जिससे कि जब एडुकेटेड लोग आएंगे तो पब्लिक हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, गलत दवाइयां नहीं देंगे वो किसी को, और ड्रग अब्यूज ना हो पाए। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस आएंगी अब इस चैप्टर में जो आपको पढ़नी है। फार्मेसी एक्ट, एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है, ए पर्सन हु इज होल्डिंग ए क्वालिफिकेशन granted by an authority notified under section 3 of the Indian Medical Degree Act। ऐसी क्वालिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने ग्रांट कर रखी है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 और स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्स टू द इंडियन
Act 1956. Second, registered or eligible for registration in a medical register of a state, जो person eligible है registration के in a medical register of a state, meant for the registration of the person practicing in the modern scientific system of medicine, or registered in the medical register of a state, who although not falling within above first and second clause, but it is cleared by a general or special order by the state government ने लेकिन फिर भी clear किया हुआ है. Next, registered or eligible for the registration in the registers of dentist of a state under the Dentist Act 1948, या फिर who is engaged in the practice of veterinary medicine में जो involve है and who possesses qualification approved by the state government. तो registered pharmacist क्या होगा? A person whose name is for time being entered in the register for a time being, जिसका नाम register में enter कर दिया गया है, in which he or she is for the time being residing on carrying on his profession or business of pharmacy. Next आता है PCI. क्या होता है PCI की? Constitution, that is the Pharmacy Council of India, या फिर इसको हम सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्स्ट जो काउंसिल थी बनी थी 1949 में, एक्ट पास हुआ 1948, तो एक साल के बाद PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी. इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. 5 साल के बाद फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फिर से इलेक्शन होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रहता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं इसमें. फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. नाउ वी विल स्टडी इलेक्टेड मेंबर में कौन कौन आता है, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो में. सो फर्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स. इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं जिनको हम इलेक्ट करके चूज करते हैं. फर्स्ट क्या होंगे? 6 मेंबर्स जो इलेक्टेड. कैसे इलेक्ट होंगे? बाय द यूजीसी. यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. और उन 6 मेंबर्स में से एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ द फार्मास्यूटिकल. 6 में से एक टीचर होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, एक फार्मेसी जो सुटिक्स है, कोग्नोसी और कोलॉजी. एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द MCI, दैट इज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. थर्ड, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट काउंसिल हु शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. तो इसमें 6 मेंबर ऐसे होंगे यूजीसी अपॉइंट करेगा. यूजीसी ने क्या देखना है कि 4 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है, सुटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, एक एक टीचर उनका होना चाहिए. 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका होना चाहिए. और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट काउंसिल हु शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. इलेक्टेड मेंबर है, फिर नॉमिनेटेड एंड देन एक्स ऑफिशियो. अब आती है बात नॉमिनेटेड मेंबर्स की. नॉमिनेटेड मेंबर कौन कौन से होते हैं? जिनको नॉमिनेट किया जाता है. 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इनको. of whom at least 4 shall be a person possessing a degree or diploma. 6 में से 4 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. एंड प्रैक्टिसिंग फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. सेकंड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए यूजीसी का और एक होना चाहिए AICTE का. थर्ड, 1 member nominated by the each state government who shall be a registered pharmacist. एक मेंबर हर स्टेट का, लाइक इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं तो उन स्टेट्स का मेंबर एक एक होना चाहिए और जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा. 6 मेंबर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी जिसमें 4 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का, एक AICTE का. तो 6 + 7 + 8 एंड +8 प्लस जितने भी स्टेट है 29 स्टेट्स उसके अंदर ऐड हो जाएगा तो 37 मेंबर्स नॉमिनेटेड हो जाएंगे. देन आता है आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. अब एक्स ऑफिशियो में क्या क्या आएगा? फर्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. सेकंड, द डायरेक्टर ऑफ द CDL जो हमारी है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी. थर्ड, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया.
So this is all about the constitution, elected members, nominated members and ex officio में आपको लिखना है. Directors है General of Health Services, of CDL and the Drug Controller of India. फिर आता है एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसिस्ट ऑफ. एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या क्या होता है, कौन कौन से मेंबर होंगे. वन इज प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट और 5 मेंबर्स होते हैं विच इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर्स. अपने में से ही 5 मेंबर सेंट्रल काउंसिल इलेक्ट करती है अदर देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. The president and vice president of central council shall be elected by the members of the council from themselves. जो president और vice president है central council elect करती है by the members of the central council. जो जितने भी members हैं उनमें से president और vice president choose कर लेते हैं हम. And the council shall appoint a registrar जो कि एक secretary की तरह काम करेगा and other officers and servants. Now coming to the functions of the PCI. PCI के functions क्या क्या होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के. फर्स्ट है एजुकेशन रेगुलेशन. इन्होंने क्या करना है, मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेट डाउन होते हैं PCI से, जिनको बोला जाता है एजुकेशन रेगुलेशन. इनमें क्या आएगा एजुकेशन रेगुलेशन में, this is the first function. एजुकेशन पैटर्न. एजुकेशन पैटर्न में लाइक कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन की क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड कोर्स कितना होना चाहिए, टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड. ठीक है. कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, किसको अप्रूवल मिलना चाहिए, कौन रन कर सकता है, बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी लाइक रिस्पेक्टिव स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एग्जामिन करेंगी तभी अप्रूवल मिलेगा. नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कितने आवर्स का, नॉट लेस देन लाइक 500 आवर्स नहीं होना चाहिए, या शुड बी विद इन 3 मंथ्स में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हॉस्पिटल फार्मेसी से आपको ट्रेनिंग लेनी है. कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. प्रैक्टिकल्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग थ्योरी कोर्स के साथ साथ. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फार्मासिस्ट. मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर टू क्वालिफाई एज ए फार्मासिस्ट. एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइबिंग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन सीकिंग. जो पीसीआई अप्रूवल चाहते हैं उनका एक SIF आता है जो स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन फॉर्म है. ensuring that the entire country is following the education standard set by the PCI. जितने भी ऑल ओवर द कंट्रीज हैं और इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो करें. कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू रिकॉग्नाइज फॉर द गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फार्मासिस्ट. नेक्स्ट फंक्शन आता है टू रेगुलेट द एजुकेशन रेगुलेशन इन द स्टेट. एजुकेशन रेगुलेशन को कैसे स्टेट में रेगुलेट करना है. देन अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द कोर्स एंड एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट. किस किस को अप्रूवल चाहिए, प्रोसीजर क्या होता है उसका प्रॉपर सबको फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट है इंस्टीट्यूशन हैज टू अप्लाई टू PCI और AICTE. PCI इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को वहां हमें अप्लाई करना है. PCI फिर उसके बाद क्या होता है डिप्यूट करते हैं अपने इंस्पेक्टर टू विजिट द इंस्टीट्यूशन की वो लोग आएंगे चेक करेंगे. इफ दे फाउंड कि आप चला सकते हैं, यू आर कैपेबल और एलिजिबल विद द वेल फर्निश्ड फैसिलिटीज यू कैन प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स एंड द प्रैक्टिकल्स, सो आपको एक अप्रूवल मिल जाता है. तो इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं फिर एक रिपोर्ट भेजते हैं काउंसिल को ऑन विच इफ काउंसिल इज सेटिस्फाइड. अगर काउंसिल को लगता है दे विल बी सेटिस्फाइड it approve the course of the examination. एक बार अप्रूवल मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका अप्रूवल चलता रहेगा, विड्रॉल भी हो सकता है. सो विड्रॉल कैसे होता है, if any approved course of the study does not continue up to the standards of ER is the education regulation
अगर उनको लगता है कि कोई भी अप्रूव्ड कोर्स है ऐसा जो कंटिन्यू नहीं रह रहा है अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन, तो उसका नाम हटा सकते हैं। या फिर काउंसिल को लगता है कि ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट कि आफ्टर रिसीविंग नॉट रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ नेसेसरी स्टेप्स, आप उनको नोटिस देंगे, उनको लगता है कि ये गलती से दे दिया गया था या अब इंस्टीट्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो 1 मंथ का नोटिस देते हैं और आफ्टर कंसीडरिंग अगर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं मेड बाय द इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी, फिर काउंसिल डिसाइड करती है वेदर टू विड्रॉ और अप्रूवल और कंटिन्यू, अगर कंसर्न अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन फुलफिल कर लेता है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ अदर क्वालिफिकेशन या फॉरेन क्वालिफिकेशन। काउंसिल रिकॉग्नाइज qualification granted by an authority outside India to be sufficient for the registration as a pharmacist. इसमें क्या होता है, कोई भी क्वालिफिकेशन अगर कोई पर्सन बाहर से लेके आया है अकॉर्डिंग जिसके पास रिक्विजिट स्किल्स और नॉलेज है to be sufficient qualification for registration in the pharmacist under the act, so council क्या करती है फर्दर स्पेसिफाई कर देती है ये क्वालिफिकेशन shall be deemed fit for the sufficient and only when granted before or particular date of such additional condition as specified by the council. Next इसका function है preparation and maintenance of the central register of the pharmacist. रजिस्टर मेंटेन करने हैं प्रॉपर जिसमें सब पर्सन्स के नाम होंगे। पीसीआई ने एक रूल किया जब सब पर्सन्स के फिर डिफरेंट स्टेट्स के सबके नाम होने चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 1976। द रजिस्ट्रार होता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पीसीआई should maintain his register, रजिस्ट्रार को बनाना है, रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम और पब्लिश करना है इन द गेजेट ऑफ इंडिया एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दिस रजिस्टर वुड बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, डिसाइड द मोड ऑफ इलेक्शन। So this is all about the functions of the PCI. In the next lecture we will study about the provisional pharmacy council में कौन-कौन आता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, नॉमिनेटेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। फंक्शंस सिमिलरली ऐसे ही पढ़ेंगे हम। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट रजिस्टर में कैसे होता है, सब्सिक्वेंट रजिस्टर्स में कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसा होता है फर्स्ट रजिस्टर का, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर द एंट्री ऑन द फर्स्ट रजिस्टर, क्या क्या डिग्री डिप्लोमास होनी चाहिए आपके पास। फिर फर्स्ट रजिस्टर्स में अगर नाम नहीं चढ़ा है आपका तो सब्सिक्वेंट रजिस्टर में क्या प्रोविजंस रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं सब्सिक्वेंट रजिस्टर की, क्वालिफिकेशन, देन वी विल स्टडी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं फर्स्ट और सब्सिक्वेंट के बाद भी, देन रिन्यूअल फीस कब करनी है, देन रिमूवल ऑफ द नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर, issue of the duplicate certificate, then at last we will study about the offenses and penalties. So this is all about today's lecture. Thank you for watching the video.